Hello students, good morning. So today we are going to discuss work energy theorem. अभी तक अपन ने पिछले कुछ लेक्चरों में वर्क के बारे में पढ़ लिया है और एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। तो आज हम क्या करेंगे, वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको अपन जानेंगे, है ना। वर्क की भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, तो यानी कि इनमें इनकी हेल्प से कोई ना कोई रिलेशन हम निकाल सकते हैं और उस रिलेशन को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम आगे प्रोसीड करते हैं, बट आगे प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जब हमने इनिशियल प्रोसेस में हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। वर्क डन को कैसे डिफाइन किया था कि वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होता है, लेकिन हम वाली बात अभी तक समझ नहीं पाए थे। तो आज हम एक डेरिवेशन करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हम इस डेरिवेशन से वर्क एनर्जी थ्योरम के रिलेशन में हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। अब ये तो एक सेंटेंस हो गया, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में अगर अपने को देखना हो तो अपन कैसे देखेंगे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन क्या मैंने आपको ऐसा बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी डॉट वी। रियलिटी में तो ऐसा दिखता है। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, अगर मैं यहां पे डेरिवेशन करना चाहता हूं, एक रिलेशन निकालना चाहता हूं वर्क और काइनेटिक एनर्जी में, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। हम इस एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखें यहां पे। सो डी बाय डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डिफरेंशिएट करना है अपने को, लेकिन 1/2 और m ये कांस्टेंट चीजें हैं, तो अपन इसको डिफरेंशिएशन से बाहर रख लेंगे। सो 1/2 m मैंने बाहर लिया और d बाय डी टी ऑफ v डॉट वी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बेसिकली v डॉट वी का हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि मुझे क्या रूल लगाना पड़ेगा यहां पे, प्रोडक्ट रूल, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो d बाय डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m। अब कैसे करते हैं, पहले एक को छोड़ूंगा तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ूंगा और पहले का डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि v dv बाय dt प्लस v dv बाय dt। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो कितना मिलेगा अपने को, m v dv बाय dt और यहां पे क्या मिलेगा, dke बाय dt। तो अब देखो ये समझ में आया ना, दिस प्लस दिस इज 2, यहां पे 2 आता ऊपर, इस वाले नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाता, तो बचा गया m v dv बाय dt। अब देखो यहां पे अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर और आगे सॉल्व करना हो तो, सो डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये dv बाय dt है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एक्सेलरेशन। क्या हम जानते हैं dv बाय dt एक्सेलरेशन होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं m v a, और m और a को साथ में लिख देते हैं, यानी कि मैंने इसको क्या लिख दिया, m a v। अब यहां पे ये ध्यान देना, ये जो टर्म है ma, कौन सा हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ma आता है, क्या बेटा, फोर्स, F इज इक्वल्स टू ma। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, F डॉट v, और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, dke बाय dt, ठीक है। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब कोई भी मुझे ये बताए
भाई हमारा अल्टीमेट एम क्या है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी तो इधर हमें दिख रही है, इधर कुछ हमें दिख रहा है कि अच्छा वर्क डन होता है एफ डॉट एस, तो एफ तो आ गया, अब एस लेकर के आना है ना, तो या एफ डी एस। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं, यानी कि क्या मैं इसको ds बाई dt लिख सकता हूं? अगर हां तो मैं यहां पे क्या करूंगा, f डॉट ds बाय dt, और यहां पे क्या लिखूंगा, dke बाय dt, यानी कि ये वाली टर्म तो तब से ऐसी की ऐसी चल रही है। अब देखो क्या हुआ, एक dt से मैंने ये dt कैंसिल आउट किया और बचा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, या बचा क्या, dke विद रिस्पेक्ट टू f डॉट ds। तो हम जानते हैं कि ये नियर अबाउट वर्क का फॉर्मूला है और ये नियर अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, कुछ इनिशियल से फाइनल पोजीशन, कुछ इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो फाइनली हमें यहां पे क्या रिजल्ट मिलेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को के ई फाइनल माइनस के इनिशियल को मैंने के फाइनल के इनिशियल लिख दिया है, इक्वल्स टू द वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है, ये कैसा वर्क डन है, दिस इज टोटल वर्क डन। तो हम एक एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ आपका दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बच्चे को ये डेरिवेशन समझने में कोई भी दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत, मैं 2 मिनट के लिए टाइम लेता हूं और आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। बेटा हमें रिलेशन निकालना था काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में। बेटा जिसको समझ में आ गया ठीक है, 2 मिनट का टाइम और अपन लेते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें रिलेशन निकालना था चेंज इन बेसिकली एनर्जी और वर्क डन में। तो हमने क्या किया, हमने हमारी डेफिनेशन को रिकॉल किया। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा, उसको इस तरह से लिखा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया द थिंग्स विच वी गॉट ओवर हियर। यहां पे हमने क्या किया, dv बाई dt को a लिख दिया बिकॉज इट्स इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो m a कितना हो गया, फोर्स, और v को ds बाई dt लिख दिया, dt से dt कैंसिल हुआ, इंटीग्रेट किया। सो फाइनली वी गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे सर आपने ये जो टोटल लिखा है इसका क्या मतलब है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी जिज्ञासा को, है ना, अपनी क्यूरियोसिटी को अभी अपने अंदर रखिए, धीरे धीरे हम एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अभी तक ये डेरिवेशन पढ़ने के बाद हमें एक चीज तो क्लियर हुई है कि जो टोटल वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अच्छा, अब यहां पे हम एक और बात कह सकते हैं कि भाई जो वर्क डन होता है वो या तो एक छोटे से पार्टिकल पे हो जाए या एक बहुत बड़े बॉडी पे हो जाए, है ना। और उस छोटे से पार्टिकल पे या उस बड़े से बॉडी पे बहुत तरह के फोर्स लगते होंगे, है ना। ग्रेविटी फोर्स लगता होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगता होगा, नॉर्मल फोर्स है किसी भी तरह का, कांटेक्ट फोर्स लगता होगा, स्यूडो फोर्स लगते होंगे, या ओवरऑल मैं बोलूं तो कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते होंगे, या और ओवरऑल इसके ऊपर आऊं मैं तो एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ फोर्सेस होते होंगे। क्या मेरी बात सब लोग मानते हैं? चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे एक कोई सिस्टम हो, एक बॉडी हो, सब लोग मानते हैं इस बात को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे, मैं इसका मतलब बता रहा हूं आपको, ये डब्ल्यू टोटल का मतलब क्या है। डब्ल्यू टोटल का मतलब है चाहे किसी भी तरह का फोर्स हो उस बॉडी पे काम करने वाला, उन सबके द्वारा किया गया वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दिस इज व्हाट वी नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। चाहे उस बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स हो, ग्रेविटी फोर्स हो, है ना, कोई भी कांटेक्ट फोर्स हो, उन सब का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए और किसके बराबर कर दीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है।
तो हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं यहां पे। पॉइंट नंबर 1 तो आप एक ही लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, द टोटल वर्क डन बाय all the forces on the particle is equals to change in काइनेटिक एनर्जी। एक पॉइंट तो मैंने क्या बोला, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है ऑन द पार्टिकल। अभी मैंने पार्टिकल के बारे में बात करी है। अगला पॉइंट देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, the total work done by all the forces on the system। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, ये on the system है, is equal to the change in kinetic energy। तो अभी तक हमने जितना भी थ्योरम पढ़ा उसके बिहाफ पे हमने 3 पॉइंट बोले हैं। टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल, है ना, किसके बराबर होगा? अगर पार्टिकल पे होता है तब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, अगर किसी सिस्टम पे होता है, किसी बॉडी पे होता है तब भी किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो यहां तक पहले आप नोट करें, फिर अपन आगे के पॉइंट्स और देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में और क्या क्या बातें हमको समझने लायक हैं। पहले नोट कीजिए यहां तक पूरा। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ सम मोर पॉइंट्स। ये वाला पार्ट रब कर दूं मैं यहां से। तो अपन कुछ और पॉइंट्स देखते हैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। 3 पॉइंट तो हमने यहां पे देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं अब। सो पॉइंट नंबर 4 इज वर्क डन इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटरवल्स या ओनली फॉर 2 इंस्टेंट, इनिशियल एंड फाइनल। तो ऐसा लिख लेते हैं, वर्क डन इज डिफाइंड for 2 instants or an interval that is initial and final। देखिए अभी अपन थोड़ा सा थ्योरी पे चल रहे हैं, लेकिन अभी इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स लेंगे एंड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, तो उन सब पे कमांड पाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। और एक और बात, वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में आएगा, केवल डब्ल्यूपी के टॉपिक के अंदर आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 12th में जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप सब लोग जाएंगे सही, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, हर जगह पे वर्क एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट काम करते हैं स्मॉल चार्जेस पे भी। इसलिए अपन यहां पे पार्टिकल और सिस्टम दोनों की बात कर रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो ये वाली बात समझ में आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन होगा, यानी कि इनिशियल से फाइनल। हमने यहां पे भी देखिए बात करी थी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। आप देख पा रहे हैं यहां पे इस इक्वेशन को। यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये इनिशियल से फाइनल जा रहा है, और यहां पे भी क्या हो रहा है, ये इनिशियल से फाइनल पे जा रहा है। तो ये डिफाइंड है एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। ठीक है बेटा, ये दिख रहा था ना आपको यहां पे अच्छे से? चलो ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन या वर्क एनर्जी थ्योरम can be applied with respect to the moving frame।
अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को किसी मूविंग फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा, अगर मूविंग फ्रेम आ जाता है तो वेलोसिटी है उसमें, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है या तो कांस्टेंट या वेरिएबल, है ना, स्यूडो फोर्स हो सकता है उसमें। तो अब जब ऐसी सब बातें आ जाती हैं तो हमें याद आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, एक रेस्ट पे एक मूविंग पे, दोनों के दोनों एनालाइज करते हैं, व्हाट वी रेड इन रिलेटिव मोशन, है ना, स्यूडो फोर्स में जो सब हमने पढ़ा था। तो हमने इस पॉइंट से क्या इन्फर किया कि वर्क और एनर्जी कैलकुलेट तो हमें करने हैं, मूविंग फ्रेम में भी बहुत इजी है वर्क एनर्जी थ्योरम को उसमें अप्लाई करना, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जिस फ्रेम में आपने वर्क को कैलकुलेट किया है उसी फ्रेम में एनर्जी को भी कैलकुलेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है उसके हिसाब से तो आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया और जो एक मूविंग है उसके हिसाब से आपने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, नहीं, दोनों एक ही फ्रेम के रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट होनी चाहिए। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हमने जो अपना फॉर्मूला डिराइव किया है वो फॉर्मूला दिखता है कुछ ऐसा, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल वर्क डन। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ये बोल दूं कि भाई जो हमारा वर्क डन है वो पॉजिटिव है, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, वर्क डन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ये तीन केसेस हो सकते हैं वर्क डन के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है यानी कि WT, अगर टोटल वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो मैं क्या इन्फर करूंगा यहां से कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर वर्क डन नेगेटिव होता है तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर वर्क डन जीरो होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज अनचेंज्ड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया है। इज इट ओके विद यू? ये वाली बात क्लियर है? इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमने तीन ऑब्जर्वेशंस यहां पे करी हैं। कोई दिक्कत इनको समझने में? ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि भाई आप जो क्वेश्चन एनएलएम से करते थे आप वही क्वेश्चन डब्ल्यूपी से भी कर सकते हो, है ना, मतलब एनएलएम में जितनी आपको नॉलेज थी उस नॉलेज से आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी नॉलेज से आप आगे के भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डब्ल्यूपी, है ना, और व्हाट इज द डिसएडवांटेज या व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनएलएम एंड डब्ल्यूपी, हम अगर ये डिस्कस करें 2 मिनट के लिए तो देखो, एनएलएम में तो क्या था कि आप एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आपको पता होता था कि 0 से t सेकेंड, यानी कि इतने पर्टिकुलर टाइम में यहां से यहां तक की ये वेलोसिटी, यहां से यहां तक का ये एक्सेलरेशन, ये पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग यू नो। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर पूरी इक्वेशन अपन ने देख ली, यहां पे कहीं पे भी टाइम की बात आई, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल से फाइनल इंटरवल पे, कहीं पे भी टाइम की बात आई वर्क एनर्जी थ्योरम में नहीं। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हम टाइम के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो हमें एनएलएम पे जाना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये इक्वेशन हमें यूज करनी होगी। तो एनएलएम का फायदा ये हो गया, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम का एडवांटेज क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का एडवांटेज ये है कि आपको भाई एनएलएम में जो फोर्सेस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी होती थी वो कांस्टेंट होती थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था वहां पे, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट के लिए लगाइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, कांस्टेंट फोर्स पे तो हमने सब कैलकुलेशन कर ली, लेकिन वर्क पावर एनर्जी में ऐसा नहीं होगा। वर्क पावर एनर्जी में हर पॉइंट पे आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा, है ना, मतलब कि वेरिएबल फोर्स होगा।
तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा, और जो काम हम एनएलएम से करते हैं यहां पे, तो वो बहुत सारी बल्कि इक्वेशंस बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर आपका कुछ ऐसा पाथ हो, यहां पे एक बॉल हो और वो नीचे जाकर के यहां पे कहीं पे आकर के रुके, तो अब आपको क्या करना है, इस बॉल को अगर आप यहां पे बनाओगे, ठीक है, ऑल्दो इसमें फोर्स तो mg यहां पे भी, अगर ये बॉल यहां आ जाए तब भी mg फोर्स तो नीचे ही लग रहा है, लेकिन एक इसका नॉर्मल यहां आ गया और इसका नॉर्मल यहां आ गया, तो देखो नॉर्मल फोर्स का ही डायरेक्शन बदल गया। इसी तरह से यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ये है, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ये है। सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी कुछ ना कुछ चेंज होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पे अगर आपको एनएलएम अप्लाई करना पड़ेगा तो छोटे छोटे पार्ट्स पे एनएलएम आप लगाओगे, इतनी सारी इक्वेशन इकट्ठी होंगी, उनको जोड़ोगे तब वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट पे आओगे। इससे अच्छा है कि हम इस पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस को 2 या 3 स्टेप में सॉल्व कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने ये जाना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, और हमने उसका फॉर्मूला डेराइव किया है, और कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं कि पार्टिकल पे लगे तो, और सिस्टम पे लगे तो, और इंटरवल पे डिफाइन हो तो, टाइम का क्या रोल था वो, और मूविंग फ्रेम में अगर है तो क्या बात है, वर्क डन बड़े घटे या जीरो हो तो क्या बात है। हमने अभी नॉर्मल जनरल बातें करी हैं, हमने कोई बड़ी बातें अभी तक नहीं करी हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अब इसको सॉल्व करने के, किसी भी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने के क्या स्टेप्स होंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, देखो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वो पार्टिकल है या सिस्टम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द पार्टिकल और सिस्टम। पहले तो ये पता करो कि वो पार्टिकल है या सिस्टम है। उसके बाद आपकी क्या इच्छा होगी कि भाई हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। हम उस पर्टिकुलर सिस्टम का या हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद अगर हमें एफबीडी मिल गया तो हम उन इक्वेशंस का क्या करेंगे, यानी कि अगर मुझे ये पता चल गया ओके दिस इज द पार्टिकल और दिस इज द सिस्टम, दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस, अब मैं उन फोर्सेस का क्या करूंगा, उन सभी फोर्सेस का मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। तो मेरा तीसरा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द forces acting on the particle or system। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उन सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट करूंगा और उसको किसके इक्वेट करूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यानी कि मेरा चौथा स्टेप क्या होना चाहिए, द फोर्थ स्टेप शुड बी फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है ना, ओके। सो अब पांचवा स्टेप क्या होगा, अप्लाइड वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो हमने क्या स्टेप, 5 स्टेप में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को एनालाइज कर लिया, हमने उसको सॉल्व कर दिया। पहला स्टेप हमने आइडेंटिफाई किया कि पार्टिकल है या सिस्टम है। दूसरे स्टेप में हमने उसका एबीडी ड्रॉ किया। तीसरे स्टेप में जो भी फोर्सेज आए हमने उन फोर्सेज के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा था ये पता किया। वर्क डन मिलने के बाद हमने क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को पता किया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता की और इनिशियल पता करी। फिर हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला क्या है, दिस इज आवर फॉर्मूला, W टोटल बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो W टोटल हमने निकाल दिया तीसरे स्टेप पे, और चौथे स्टेप पे अपन ने ये निकाल लिया। फाइनल स्टेप में क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो यहां तक तो आपने बहुत सारी बातें समझ ली। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो कि किसी बुक्स में नहीं लिखी होती है और ना ही उसे आप कंसेप्ट बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या है, एक्चुअली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बता रहा हूं जिससे आपको पता चले। देखो बहुत अच्छे से सोचना, अभी तक आपने जो पढ़ा इस लेक्चर में वो ये पढ़ा, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ या ना, और आपने फॉर्मूला निकाल दिया। फिर आपने सोचा अच्छा अब हमें आ गया, अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपने स्टेप्स को देख लिया। अच्छा ये ऐसे स्टेप है, इनको मैं फॉलो करूंगा तो मैं WET का फॉर्मूला लगा लूंगा, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लूंगा, बहुत बढ़िया। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख करके कैसे जज करोगे कि मुझे ये NLM से करना चाहिए या वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो 90% या 99% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए स्पीड, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी भी क्वेश्चन में इन तीन में से कोई भी बातें पूछी जा रही हैं या कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी के थ्रू आपको अगर स्टेप आगे लेकर के जाना, तो ये तीन बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्टली आपसे ये तीन चीजें फाइंड आउट करने को अगर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये तीन बातें आते से ही आपको समझ लेना है कि आपको यहां क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इज इट क्लियर। ये कोई कंसेप्ट नहीं है और इसको आप लोग भी तभी माने जब आप लोग भी इस पे यकीन करना चालू कर ले। वैसे 99% ये कभी गलत नहीं होता है, 1% हो जाए तो हो जाए, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन, है ना, कि वहां पे क्या चल रहा है। और अगर आपसे बोला जाए कि भैया एक्सेलरेशन निकालो या टाइम निकालो, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप NLM लगाएंगे। ये दो बातें ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपन आंखें मीच करके बस इसको अप्लाई कर दें, सर ने बोला था ऐसा होगा तो ये करना है। ये एक ट्रिक है ना, और क्वेश्चन को जज करने का एक तरीका है। तो अगर ऐसी कोई बात की जाए आपसे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो या टाइम फाइंड आउट करना हो, तो आप NLM लगाएं। और स्पीड, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी में से कोई भी बात पूछी गई हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर दें। क्लियर है यहां तक। अब देखो कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये तो एक सरफेस लेवल पे बात हो गई कि भाई ऐसा ऐसा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ या NLM लगाओ। अभी दो पॉइंट और देखते हैं अपन, जिसमें अपन लेंथ को बढ़ा के देखेंगे, घटा के देखेंगे, एक वेलोसिटी को बढ़ा के और घटा के देखेंगे कि क्या असर होता है और कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को इसमें अप्लाई करना चाहिए, NLM को अप्लाई करना चाहिए। देखते हैं यहां पे। ओके, तो ये वाला पार्ट यहां से रब कर रहा हूं मैं। तो पहले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, इफ लेंथ और डिस्टेंस इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड देन इट्स डेरिवेटिव स्पीड और वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक लेंथ को मैक्सिमम किया और मिनिमम किया। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेटअप है, एक बॉक्स है जिसको मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, एक वॉल से। तो ये अभी नेचुरल लेंथ में मैंने क्या किया, इस बॉक्स को खींचा। अगर मैंने इस बॉक्स को खींचा तो यानी कि मैंने इसको इतना खींचा कि इसकी मैक्सिमम लेंथ आ जाए मेरे पास। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं लेंथ को मैंने एक्सटेंड किया है मैक्सिमम, तो लेंथ का पहला डेरिवेटिव क्या बेटा, स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा।
और वो अगर जीरो है स्पीड या वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ mv², जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी आती किसमें है, वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां पे अप्लाई कर देंगे। ये कुछ टिप्स हैं या ट्रिक्स मान लो, ऐसा होता है तो हम ऐसा करते हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, समझ रहे हैं, और जो यहां पे बैठे भी हैं उन सबको भी थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही होगी, सर अभी तो हमने क्वेश्चंस लगाए नहीं तो हम इसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन ये है, आज इसको अच्छे से सुन लो, समझ लो, 2-3 दिन सोचो इसके बारे में। जब क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे अपने आप आपको इसका मतलब समझ में आने लग जाएगा। दूसरा पॉइंट, अभी तो हमने लेंथ पढ़ाई थी, अब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करके देख रहे हैं। आप मैक्सिमम या मिनिमम कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा, तो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो एनएलएम के थ्रू अगर हम देखें तो एफ बराबर एम ए होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या नेट फोर्स, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या एफ नेट जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट लॉ आ गया एनएलएम का। तो अगर एफ नेट जीरो है तो हम क्या करेंगे, हम इस पे लगाने की कोशिश करेंगे एनएलएम, और एनएलएम के थ्रू मैं ये पता करूंगा कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन मिल गई तो मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एक्सेलरेशन मिल गया तो अब क्या करेंगे अपन, उसको इन सब चीजों को इकट्ठा करके अगर पॉसिबल होगा तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को वहीं के वहीं कांट भी डिटरमाइन करके छोड़ देंगे। अच्छा, पोजीशन क्यों चाहिए अपने को, वर्क एनर्जी थ्योरम में फोर्स और पोजीशन की तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वर्क डन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे। सो देयर आर फ्यू पैरामीटर्स जिस पे ये सब बातें डिपेंड करती हैं। एनीवे, इन पॉइंट्स का ज्यादा लोड ना लें अपन, केवल ये समझाने के लिए होता है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं अपन इतने ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, इतने ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कि ये सब बातें अपन इजी फ्लो में कर लेते हैं, हमें ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल। So in this example, a particle of mass m is released from height above the ground. Find the velocity of particle just before reaching the ground. तो यहां पे एक पार्टिकल है, आपको दिख रहा होगा m मास का, ये h हाइट ऊपर है और ये आपका कुछ ग्राउंड है, ठीक है। तो ये रिलीज किया है। अब देखो, रिलीज करने का मतलब क्या होता है, रिलीज करने का मतलब समझना क्या होता है। ये एक पार्टिकल है, दिस इज वन पार्टिकल। अगर मैं इसको ऐसे फेंका तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ऐसे फेंका है तो। अब ये पार्टिकल ऐसे रखा और इसको मैं रिलीज कर रहा हूं, क्या अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी? तो जब भी पार्टिकल को अपन रिलीज करते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो हमने क्या बोला, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिलीज, रिलीज यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर देखो ये ग्राउंड पे आके टच ही हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो फाइनल भी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक इंस्टेंट पहले कि टच होने से जस्ट पहले, यानी कि बॉल जब यहां पे कहीं पे होगी तो भाई हमको क्या क्या बातें पता चली कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं तो यानी कि टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम इज डिफाइंड फॉर इंटरवल, तो यस इनिशियल एंड फाइनल। हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द पार्टिकल और सिस्टम। तो क्या है यहां पे, ये है। ड्रॉ द एफबीडी, तो ये लो एफबीडी बना दिया, नीचे की तरफ एमजी लगा। वेलोसिटी कुछ कुछ होगी नीचे की तरफ, यानी कि हमने मान लिया कि जब बॉल यहां पे कहीं पे होगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ लेट से v होगी। और तीसरा पॉइंट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और सिस्टम। तो यहां पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, केवल mg, v तो वेलोसिटी है, फोर्स कौन सा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। तो w टोटल किसके बराबर हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू k फाइनल
माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां नीचे, और कितना h। तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है h। तो यानी कि वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या लिख सकता हूं, mgh बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ mv² यहां पे क्या हो गया, 0। तो के इनिशियल यानी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर इनिशियल, या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो यहां पे वेलोसिटी v है, मास m है इस पर्टिकुलर बॉल का, और वेलोसिटी v है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, हाफ mv²। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, 2gh इज इक्वल्स टू v², और v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिटरली हमने 1 2 3 4 एक स्टेप में हमने इसको किया। बेसिकली ये इक्वेशन थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी अंडर रूट 2g। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर ये तो रेक्टिलिनियर क्वेश्चन का सवाल है, आप कहां वर्क एनर्जी थ्योरम पे लेके आ रहे हो। सोच रहे हैं ना अपन, ये तो बॉल है सर, आपने बताया था बॉल नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे आती है, एसेंट और डिसेंट वाला केस है ये तो, और ये तो आप बता चुके हो। इसको तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर देंगे। आपको यहां पे मेरी इंटेंशंस का मीनिंग समझना होगा। मेरी इंटेंशन यहां पे क्या है, आपको कंपेयर कराना कि जो काम आप एनएलएम से या अभी तक की जो आपने पढ़ाई करी है आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेंदी होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना आपको एक स्टेप में आंसर लेके आता है। आप सोचो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है, तो ये ऊपर के 2 स्टेप लिखने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आपने क्या किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था। सो लिटरली आपने केवल ये इक्वेशन लिखी है और इस इक्वेशन से आपने ये निकाला है, हाँ या ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो क्या होगा। यहां पे एक चीज और नोटिस करना है, एक और बात बताता हूं। देखो, हालांकि तुम लोग सब जानते हो, फिर भी एक और बात देखो। ये एक बॉल है, मैं इसको ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं, ठीक है ना, या चलो छोड़ो, इसके बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे, वो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी यहां तक तो ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी ध्यान रखना, इस एग्जांपल को दोबारा लेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बॉल नीचे आ रही है, अब इसको मैं रेक्टिलिनियर मोशन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो, तो यहां पे लिख देते हैं अपन ऑल्टरनेट मेथड। तो देखो मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं, v² बराबर u² प्लस 2as, और मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है यहां पे, और v² मुझे कैलकुलेट करना है, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि पूरे उस पर काम कर ही रहा है। सो 2 इंटू 10 इंटू s, और s कितना है, डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इज h, सो h, और इसको भी 10 की जगह में g ही ले लेता हूं। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब इसको और इसको कंपेयर करो, यहां भी v बराबर अंडर रूट 2gh, यहां भी v बराबर अंडर रूट 2gh, तो यानी कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों में वेलोसिटी सेम आ रही है। तो हमने यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो काम रेक्टिलिनियर से हो रहा है वही काम वर्क एनर्जी थ्योरम से हो रहा है, लेकिन यहां पे आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ रही है। तो ये तो देखो बहुत बेसिक एग्जांपल था, सिर्फ एक एनालॉजी क्रिएट करने के लिए कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, पहले की जो भी पढ़ाई है उससे भी अपन कर सकते हैं, नई चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, और वहां पे भी अपन वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो आप लोग करिए इस सवाल को, देखें कैसे करते हैं। ओके, सो किया बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पे देखो क्या है, अब ये जो बॉल है ये नीचे है, ये ग्राउंड पे है, m मास की है,
और बॉल या पार्टिकल जो भी आप इसको बोलना चाहिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी है v नॉट, यानी कि आप कुछ वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंक रहे हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, और ये बोल रहे हैं कि टोटल यहां से यहां तक इसने लेट से कि कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया है h। अब हमको इस h की वैल्यू बतानी है कि ये कितना है, h तो है लेकिन कितना है। तो अब देखो मैं जो आपको बताना चाहता हूं, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। ये मेरे हाथ में पार्टिकल है, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, ये बॉल है, मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं। तो ये मैंने बॉल फेंकी ऊपर, ये वापस मेरे हाथ में आ गई। तो ये वापस हाथ में जब आई है, जब मैंने इसको एक वेलोसिटी से फेंका, v नॉट वेलोसिटी से, और इसने एक हाइट अटेन करी है और उस हाइट से ये वापस नीचे आ गई, यानी कि इसने एक मैक्सिमम हाइट अटेन की है। तो ये वापस नीचे क्यों आई? क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे आकर के 0 हो गई, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी एक पॉइंट पे आके 0 हुई और ये वापस से नीचे। तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ असेंट एंड डिसेंट, है ना। तो यहां पे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट है और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। अगर इसको नीचे आना हो दोबारा तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी फिर इनिशियल हो जाएगी और फाइनल फिर 0 हो जाएगी। तो अभी तो इसकी क्या वेलोसिटी है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी v नॉट नीचे से ऊपर जाने में, और नीचे से ऊपर जाने में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है h, और इस h की वैल्यू हमें यहां पे पता करनी है। तो अगेन हमने हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए। आइडेंटिफाई कर लिया पार्टिकल, इस पे एफबीडी बना दिया। एफबीडी बनाने के बाद टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस देखे, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, mg तो लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, सो माइनस ऑफ mgh, k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो भाई ये जो पॉइंट था ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, m v नॉट स्क्वायर, यानी कि हाफ m v नॉट स्क्वायर, और फाइनल पॉइंट पे क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, सो 0 माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये और ये प्लस हो गया, m से m कैंसिल आउट हुआ, सो h इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका यहां पे आंसर हो गया, ठीक है। इसी को आप s बराबर ut प्लस हाफ et स्क्वायर से भी कर सकते थे, तो वहां से भी आपको आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को, A small block is released from point A on a frictionless surface. Find the velocity of block at point B. तो ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको रिलीज किया है मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है यानी कि एक स्मूथ सरफेस है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे क्या हो गया, म्यू बराबर 0 हो गया। ओके, तो अब हुआ क्या है, यहां पे हुआ क्या है कि ये जो इंक्लिनेशन है ये थीटा पे है, ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन। तो इसने क्या किया, कुछ एल डिस्टेंस कवर किया और ये यहां नीचे आ गया। तो जब इसने ये एल डिस्टेंस कवर किया होगा या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा तो इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पे आके कितनी रही होगी। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एट पॉइंट बी, ये हमें यहां पे बताना है। तो भाई हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये हमारा सिस्टम है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, mg फोर्स लगाया नीचे की तरफ, और कौन सा फोर्स है इस पे, एक कांटेक्ट फोर्स है इधर। इस mg के अगर अपन कंपोनेंट करना चाहें तो एक कंपोनेंट तो होगा पैरेलल टू द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन या अपोजिट टू द नॉर्मल फोर्स। तो ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी कि ये कितना हो गया mg cos थीटा, और ये कितना हो गया mg sin थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने तरह के फोर्स यहां पे काम कर रहे हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। तो
हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो, अब ये ब्लॉक यहां से चला है और यहां पे आया है, यानी कि इसने कितना L डिस्टेंस कवर किया है. तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है. तो यानी कि वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. किसके द्वारा किया गया वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, यानी कि mg sin थीटा इंटू एल पॉजिटिव हो गया. वर्क डन बाय नॉर्मल देखें, अब देखो नॉर्मल फोर्स जा रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां नीचे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसा हो गया 90 डिग्री, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0, सो प्लस 0. अब देखो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना. तो इनिशियल पॉइंट पे u बराबर 0 है, हमें पता है, ठीक है. फाइनल पॉइंट पे लेट से कि कुछ वेलोसिटी मान ली हमने vb, वेलोसिटी एट पॉइंट b को हमने क्या बोल दिया vb. तो यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और फाइनल पे कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर. तो हाफ m vb स्क्वायर माइनस 0, और हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो एक m से एक m गया, ये 2 इधर आ जाएगा. सो 2gl साइन थीटा का अंडर रूट, दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट पॉइंट b. ये आपका यहां पे आंसर हो गया. क्लियर है. अब हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेंगे और वो आपको करना है, लेकिन फर्क क्या है, उसके अंदर मैं फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर दूंगा, यानी कि अब सरफेस जो है वो थोड़ा सा रफ होगा. तो रफ करूं इस वाले क्वेश्चन को. ओके, तो दिस इज एग्जैक्टली द प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन यहां पे क्या आ गया, आप म्यू बराबर 0 की जगह कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू. सो ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द पॉइंट बी और म्यू इज लेस देन tan थीटा. इसका मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं हम, सबको पता है. इसका मतलब है कि अब ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, ठीक है. तो अगेन द सेम थिंग, u बराबर 0, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट. यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं vb. ब्लॉक fbd का बनाते हैं इसका ब्लॉक का, तो यहां पे लगा mg, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, इंक्लिनेशन थीटा ही है, और इधर mg sin थीटा. डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना है l. नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है यहां ऊपर n, और फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा इस ब्लॉक पे पीछे, और कितना लगेगा F. और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, F बराबर म्यू n, और n किसके बराबर है mg cos थीटा, यानी कि म्यू mg cos थीटा. ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया. तो हमें क्या अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि टोटल वर्क डन बराबर k फाइनल माइनस k इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल वर्क डन यहां पे किसके बराबर है, यहां पे टोटल वर्क डन में अब ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है mg या उसके कंपोनेंट, और नॉर्मल फोर्स आ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है. ये टोटल वर्क डन बन रहे हैं अपने, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये अप्लाई करना है यहां पे अपने को. तो एक एक करके देखते हैं. वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है L. सो mg, थोड़ा सा पीछे लिखते हैं इसे, mg sin थीटा इंटू एल. ये तो हो गया हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी. वर्क डन बाय नॉर्मल, अब नॉर्मल लग रहा है ऐसे ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां नीचे, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0, तो प्लस 0. वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नेगेटिव है. और कितना है, म्यू mg, भाई ये किसके बराबर होता है, म्यू n के बराबर, तो म्यू और n इंटू एल, लेकिन माइनस में. तो
मैं यहां पे लिख सकता हूं म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल इक्वल्स टू, ये रब कर दो ना, पता ही है आपको, यहां लिख देता हूं नहीं तो एफ बराबर म्यू एन यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहां पे के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो इनिशियल पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पॉइंट पे यहां पे अपनी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो अब कॉमन ले ले आप यहां से, एम तो कैंसिल आउट होना ही होना है, एक एम यहां से गया, एक एम यहां से गया, एक एम यहां से गया। क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, जीएल कॉमन ले सकता हूं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये 2 को भी इधर ले लेता हूं और इस पे अंडर रूट लगा दिया, दिस इज इक्वल्स टू वीबी। दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, इजीली सब समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने किया क्या अभी तक, यहां पे केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, जितने भी फोर्सेस हैं उन पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। चलो अगला क्वेश्चन देख लें। A particle of mass m is released from point A on a frictionless circular arc. Find the velocity of particle at point B. अब देखो यहां से थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ। अभी तक वर्क एनर्जी थ्योरम के हमने जो क्वेश्चन देखे वो फ्लैट सरफेस पे देखे, चाहे इंक्लाइंड हो चाहे स्ट्रेट हो, फ्लैट थे। अभी कर्व आ गया है ना, सर्कुलर आर्क। और ऐसे ही क्वेश्चंस का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन कब आएंगे, हम कब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत प्राउड फील करेंगे। तो देखो, हालांकि बहुत सीधा क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। तो अब देखो यहां पे क्या है, एक्चुअली ये डायग्राम को मैंने इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने आपको डॉटेड लाइन भी दी है यहां पे। अज्यूम करना कि ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन एक्चुअल में कैसा है, ये क्वेश्चन रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है कि ये एक पार्टिकल है m मास का, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, एक सर्कुलर आर्क है, और हमें और फ्रिक्शनलेस है, यानी कि म्यू यहां पे क्या है, 0 है। और B पॉइंट पे जब ये बॉल आती है तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब एक चीज नोटिस करो, अगर ये सर्कुलर आर्क है तो अगर मैं इस लाइन को पूरा यूं ऐसे घुमा करके लाऊं तो एक सर्कल बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई पॉइंट मान लिया कि ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉप करी, मैंने बोल दिया कि ये रेडियस है। तो यानी कि ये वाला भी जो पॉइंट होगा, चलो बी को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, अगर अपन ने सेंटर पॉइंट वहां ले लिया है तो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज योर बॉल ओवर हियर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी आर होगा, और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये भी आर होगा। यही चीज को मैंने यहां पे डायग्राम में बना रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा आता है कि केवल एक ट्रैक दिया होता है और बॉल रखी होती है, बाकी सब आपको खुद से इमेजिन करना होता है, ठीक है। तो अगेन द सेम थिंग, आइडेंटिफाई द पार्टिकल और सिस्टम कर लिया, ड्रॉ द एफबीडी ड्रॉ करें भाई। तो यहां पे एफबीडी ड्रॉ किया तो एमजी आया नीचे और नॉर्मल निकला यहां। जब मैंने बॉल को यहां पे माना तब भी एमजी तो लगा कैसे, नीचे, और नॉर्मल लग गया कुछ ऐसे। जब अगर बॉल को मैं यहां पे मानूंगा तब भी एमजी तो लगा नीचे और नॉर्मल लग गया कुछ ऐसे। तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया इस क्वेश्चन में कि यार बॉल की पोजीशन ए से लेकर के बी तक में कहीं पे भी जाए एमजी तो नीचे ही लग रहा है, हाँ है ना। एमजी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, नॉर्मल का हो रहा है यार हर जगह पे। तो ओवरऑल मैंने अगर इसका एफबीडी बनाया तो मुझे दो ही फोर्स दिखे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स में भी कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स।
तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन लिखी, वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, और टोटल वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब देखो ये बॉल ए से लेकर के बी तक कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, हमेशा mg लग रहा है नीचे, और ये बॉल यहां से आ रही है बी पॉइंट पे, यानी कि लिटरली ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, r। तो r डिस्प्लेसमेंट नीचे और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, तो यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कैसा हो गया, पॉजिटिव, और कितना हो गया, mg r। वर्क डन बाय नॉर्मल देखें, अब देखो नॉर्मल आ रहा है ऐसे ऊपर, और इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो है कुछ ऐसे, और वेलोसिटी भी ऐसे, और हल्का सा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री। अच्छा इधर देखो, यहां पे भी इस बॉल की वेलोसिटी कुछ इधर होगी और इसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां पे भी नॉर्मल के साथ इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल, तो यानी कि हमेशा इस पर्टिकुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल को देख लेना डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वर्क डन निकाल लेना नॉर्मल का, आपको जीरो ही मिलेगा। तो हमने क्या बोला, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया, यहां जीरो। उसके बाद क्या ये इनिशियल पोजीशन है और क्या ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। और हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो इनिशियल पोजीशन पे तो u बराबर जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फाइनल पे लेट से मैंने मान ली कि यहां पे कुछ v होगी, तो कितना हो गया, हाफ mv²। इस m से ये m कैंसिल आउट हुआ, 2gr का अंडर रूट, ये आपका यहां पे आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नोट करें इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जांपल। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने एक पार्टिकल लिया था जिसका खुद का कोई रेडियस नहीं था, लेकिन यहां पे अब हम क्या ले रहे हैं, एक स्फेयर ले रहे हैं, और इस स्फेयर का मास कितना है m, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r। ओके, और a पॉइंट है, ये b पॉइंट है यहां पे नीचे ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि यहां पे म्यू बराबर क्या है, जीरो, सरफेस स्मूथ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी, यानी कि जब वो पॉइंट बी पे रीच कर जाएगा तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो इस क्वेश्चन में केवल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना एक बहुत बड़ा रोल है, बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में अब मेरे ख्याल से आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। टोटल वर्क डन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लेकिन जो टोटल वर्क डन आप निकालोगे वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, वो अगर आपने सही निकाल दिया तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब देखो एक चीज एनालाइज करने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, ये एक्चुअली डायग्राम थोड़ा सा इन लोगों ने अच्छा नहीं बनाया, मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं। देखो यहां पे ये डायग्राम है ऐसा, एक्चुअली में ये ग्राफिक्स में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करना। बहुत इजी एग्जांपल है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस डालना, ताकि आपको अगर एक बार कोई चीज अच्छे समझ में आ जाएगी आप हमेशा याद रखोगे। तो क्या क्या बातें बताई गई कि यहां पे एक बॉल, एक स्फीयर है m मास का, जिसका रेडियस r है। तो अब देखो एक चीज इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये एक सर्कल था,
याद है आपको, ये एक सर्कल था जिसका मैंने केवल एक छोटा सा पार्ट लिया और बाकी एक फ्लैट सरफेस बना दिया। तो यानी कि अगर ये एक सर्कल था तो मैंने क्या किया था, यहां पे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉप करूं और उस लाइन के यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर, कैपिटल आर मान लिया, और इस स्फीयर का मैंने स्मॉल आर मान लिया। अब ये स्फीयर यहां पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है और यहां पे आकर के फाइनली ये रुक रहा है। ये आर रेडियस का, ठीक है ना, ये स्फीयर लुढ़कता हुआ यहां पे आ गया। तो अब देखो बात क्या है यहां पे समझने की, इस डिस्टेंस को तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, हाँ किसी ने कुछ सोचा कैसे करना है, एनी आइडिया? चलो देखो इधर ही देखो, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, हमने हमारा सिस्टम मान लिया है ये, इसके ऊपर FBDB पे अगर लगाएं तो mg लगेगा नीचे, अगर ये यहां पे भी कहीं पे होता है mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, और नॉर्मल के केस में यानी कि यहां पे टोटल वर्क डन बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो आप हमेशा देखेंगे कि यहां पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और एक नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है ना। यहां पे भी जब ये आएगा तो नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे जाएगा और mg कुछ ऐसे आएगा। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा और mg की वजह से कुछ ना कुछ होगा। तो देखें क्या होगा। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, प्लस इनिशियल रिलीज्ड, यानी कि u बराबर 0 होगा। तो काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, फाइनल कुछ ना कुछ होगी, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी v रहेगी। ये u बराबर 0 नहीं है, ये म्यू 0 है। ओके, तो ये अब सिनेरियो, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट पता करना है ताकि हम वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकें। तो ये कैसे निकालेंगे, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ मिलना चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है ना। तो देखो ये यहां से लेकर के और यहां तक का डिस्टेंस r है, और इस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, क्या r माइनस स्मॉल r। तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, r माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ द स्फीयर इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अपने को वेलोसिटी निकालनी थी एट पॉइंट बी, लेट इट बी vb, ठीक है ना, लेट इट बी vb। तो यहां पे vb का स्क्वायर, तो एक m से एक m गया और कितना हो गया 2g r माइनस r का अंडर रूट, दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था कि ये अज्यूम करना था कि ये जो एक सर्कुलर आर्क है इसका भी एक रेडियस होगा, इसका भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और वो अपन ने कैपिटल R मान लिया। ये फ्लैट सरफेस था, तो यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में एक जो लॉजिक था वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने को लेके था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने को इतना कोई नहीं था। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लगा ही लेंगे, हमें पता है नॉर्मल है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल ये है। बात क्या थी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की, ताकि वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम एकदम सही से कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। चलो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आंसर होगा, लेकिन अंतर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास m
is given velocity v naught on rough surface, find the distance traveled by the block on surface। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का जिसमें v नॉट वेलोसिटी, यानी कि ये कैसी कंडीशन है, दिस इज इनिशियल कंडीशन, और यहां पे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, यानी कि सरफेस जो है वो थोड़ी सी रफ है। तो अगर इसमें v नॉट वेलोसिटी है और ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक ऑन सरफेस, तो डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने यहां से लेकर के, मान लो ये यहां से लेकर के यहां पर आ गया, तो ये डॉट डॉट करके जो मैंने बना रखा है ये यहां पे इसकी मान लीजिए फाइनल पोजीशन है। और अगर अब एक छोटी सी बात सोचना, इन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस हुआ। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि कितना ट्रेवल किया, लेट से कि कुछ x, लेकिन ये x डिस्टेंस तभी आएगा जब ये ब्लॉक यहां पे आकर के रुक चुका हो, यानी कि यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई हो, 0। अगर ये यहां पे आकर के भी रुकेगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो क्या मैं यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि गाड़ी तो रुकी नहीं है, चलती जा रही है। तो जब वेलोसिटी 0 होगी, ब्लॉक रुक जाएगा, तब से लेकर के तब तक का जो डिस्टेंस होगा वो मुझे बेसिकली चाहिए। तो यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, और तब मैं बोलूंगा कि ये ब्लॉक रुक चुका है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x इसने कुछ ट्रेवल किया होगा। चलो, तो अब यहां पे सिस्टम हमारा ये है, FBD इसका mg लगा नीचे, नॉर्मल लगा ऊपर। अब क्योंकि ये सरफेस रफ है और यहां पे फ्रिक्शन भी है, तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। दिस F इज इक्वल्स टू μn, यानी कि μmg। और डिस्प्लेसमेंट हम देख ही रहे हैं कि आगे की तरफ हुआ है, और कितना हुआ है, कुछ x हुआ है, सबको दिख रहा है ना, ये x डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है। तो लिखते हैं भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, टोटल वर्क डन बराबर फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज टोटल वर्क डन, क्योंकि इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव वर्क डन हो गया तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, μmg x माइनस का वर्क डन बाय नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया, 0, तो प्लस 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, अगेन इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस पर्टिकुलर केस इज 0, तो ये भी कितना हो गया, 0। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u बराबर v नॉट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो प्रेजेंट है, लेकिन जब ब्लॉक फाइनली आ गया है रेस्ट पे, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो ये क्या हो गया, 0, लेकिन ये अभी भी कुछ ना कुछ है, यानी कि -12 mv0 स्क्वायर। तो यहां पे देखो क्या होगा, एक माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, और हमें x पता करना था, सो μgx इज इक्वल्स टू हाफ v0 स्क्वायर, सो x इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर अपॉन 2 μg। ये यहां पे इस केस के लिए आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ, ओके। अभी तक वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने फ्लैट सरफेसेस पे वर्क एनर्जी निकाल ली, ग्रेविटेशनल से निकाल ली, नॉर्मल फोर्स से निकाल ली, और फ्रिक्शन से भी निकाल ली, और तीनों से भी निकाल ली, कर्व्ड सरफेस पे भी निकाल ली। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे, या तो पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन था या पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं था। अब एक आखिरी क्वेश्चन और लेते हैं अपन आज के लेक्चर में, जिसमें आधे रास्ते तो सरफेस रफ होगा और आधे रास्ते
सरफेस स्मूथ होगा, यानी कि फ्रिक्शन होगा और नहीं होगा एक पूरे रूट पे, तब वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई होना है एक प्रोफाइल और देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। In the given situation, curved surface AB, A से लेकर के B तक इस फ्रिक्शनलेस, यानी कि यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो गया, बट हॉरिजॉन्टल सरफेस BC, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है BC, यहां पे ये जो पाथ है ये कैसा है, रफ है, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और कितना है वो μ0। अब पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम A, यानी कि अगर ये पार्टिकल यहां से रिलीज किया गया है तो इसकी इनिशियल एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी 0। Find the distance traveled by this particle on the surface BC, ठीक है ना। So find the distance traveled by this particle on the surface BC। तो ये बोल रहे हैं कि ये BC पाथ पे इसने जो अपना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये आप हमें बताइए कि ये अगर लेट से मान ले x है तो ये कितना होगा, कितना इसने ट्रेवल किया होगा। अगेन मैं आपको एक और बात बोलूंगा कि जब भी डिस्टेंस ट्रेवल की बात आ रही है तो आप क्या सोचेंगे, ये पार्टिकल गिरा 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 और यहां तक आया, अगर ये सी पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो इसका मतलब ये चलता जाएगा आगे, और अगर ये पार्टिकल आगे चलता जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमें ए से लेकर के सी तक में ही डिस्टेंस नापना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पार्टिकल यहां पे आकर के रेस्ट पे आ गया है और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तभी हम यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को x बोल पाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इतनी बात सही है। चलो अब ये जो केस है ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक सर्कल बन रहा था ऐसे, उसकी एक आर्क है, यानी कि ये उसका सेंटर पॉइंट हुआ और ये उसका मान लीजिए रेडियस और ये भी रेडियस, और ये इन्होंने किसके बराबर बता रखा है, h के, किसके बराबर बता रखा है, h के। तो अगर इस बॉल का किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूं, लेट से यहां पे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और इधर लगेगा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नॉर्मल और जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो चाहे यहां पे आ जाइए, इस डायरेक्शन में नीचे लगेगा mg और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है इधर, और वेलोसिटी भी कैसी है इधर। तो नॉर्मल और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये कैसे होगी, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। तो अपन ये बोल सकते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और टोटल वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mg, ये बॉल यहां पे है तब भी mg नीचे लग रहा है, यहां पे तब भी mg नीचे, यहां पे तब भी mg नीचे। तो एक और चीज देखो, चलो इस क्वेश्चन में और अच्छे से देखते हैं इसको। नहीं रुको रुको रुको, देखो अपन जल्दीबाजी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आखिरी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम और लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो 3 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स। ए से लेकर के सी तक में डिस्टेंस निकालना, तो ए से लेकर के सी तक जो ग्रेविटी फोर्स है वो ए से लेकर के सी तक लग रहा है, यानी कि बॉल यहां से यहां तक आ रही है, हर पॉइंट पे इस पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ mg काम कर रहा है। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू सी काम कर रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल, बॉल यहां से यहां तक जा रही है, तो क्या बॉल का कांटेक्ट छूट रहा है सरफेस के साथ, नहीं, तो नॉर्मल फोर्स भी पूरी जर्नी में, तो यानी कि नॉर्मल फोर्स भी ए से सी में है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन केवल बी से सी में है, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, बी टू सी बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये हुई एक्चुअल इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो पूरे ए से सी तक का देखना है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी mg नीचे और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट
और ये किसके बराबर है, रेडियस के, और रेडियस किसके बराबर है, h के। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव एंड विच इज इक्वल्स टू mgh। देन वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल कहीं पे भी ले लो, यहां पे भी ले लो, तो ये नॉर्मल ऊपर और ये इधर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, पूरी जर्नी यहां पे भी आ जाओ तो नॉर्मल यहां पे, डिस्प्लेसमेंट यहां पे, परपेंडिकुलर। तो ए से लेकर के सी तक वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। ठीक है, ओके। और उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो यहां से लेकर के यहां तक। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स अगर लगेगा तो ये ऐसे लगेगा पीछे, और दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू एन, यानी कि यहां पे क्या है, म्यू नॉट एन, और एन किसके बराबर हो जाएगा, mg के, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट mg के। सो म्यू नॉट mg पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, अपोजिट, वर्क डन नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा, माइनस, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है b से c में वो मैंने क्या बोला हुआ है कि कितना है, x है, तो ये x हो गया। अब देखो ये जो a पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, और ये जो c पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पे भी 0 होगी, क्योंकि फाइनली बॉल कैसा आई है, रेस्ट पे आई है, वेलोसिटी 0 हुई है, तभी तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, तो दोनों ही पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, mgh इज इक्वल्स टू म्यू नॉट mgx। mg से mg कैंसिल आउट हुआ, x मुझे फाइंड आउट करना है, सो x इज इक्वल्स टू h अपॉन म्यू नॉट। ये मेरा आंसर हो गया यहां पे। समझ में आई वाला क्वेश्चन, सीधा था। एक बार और समझते हैं इसे, फिर फटाफट से अपन वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। यहां पे हमें एक पार्टिकल दिया हुआ था, इस पार्टिकल को हमने यहां तक लेकर के आए, बी तक तो सरफेस स्मूथ था, यहां पे फ्रिक्शन था। तो पूरे केस में हमने देखा mg प्रेजेंट है और पूरे केस में नॉर्मल भी प्रेजेंट है, लेकिन b से c में केवल फ्रिक्शन है। तो हमने हमारे वर्क डन को, टोटल वर्क डन को कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया। तो और फिर किसके बराबर करना था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हुई क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हुई क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0। और फाइनल वेलोसिटी को 0 क्यों होना पड़ा, क्योंकि अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे नहीं आएगा तो हम ये डिस्टेंस कैसे नापेंगे, ठीक है ना। तो तब ये वाली चीज आई। अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे चलते हैं अपन। अभी अपन ने दो क्वेश्चन एक्चुअली पीछे चलेंगे। ये सॉल्यूशन को मैं रब कर रहा हूं, ये तो समझ में आई गया आप लोग के। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखना, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक छोटा सा और कंसेप्ट है। अ स्फीयर ऑफ मास m, ये मास m का था और इसका जो रेडियस था वो r था। और इसके अलावा हमने ऐसे और भी पाथ पे क्वेश्चन किए हैं जिसपे एक पार्टिकल है m मास का, लेकिन इसका रेडियस हमें नहीं दिया जाता है। तो अगर मैं यहां पे इस रेडियस को लेस देन 0 कर दूं तो ये भी क्या एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसी सब बातें होती हैं। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए और आपसे बोला जाए कि भाई रेडियस इतना इतना स्मॉल है, पार्टिकल कंसीडर करके क्वेश्चन करना है, तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी था। नेक्स्ट लेक्चर से अपन और पावर के बारे में बात करेंगे, और मेरे ख्याल से पावर अपने को पढ़ना है और एक रिलेशन पढ़ना है अपने को मैकेनिकल एनर्जी के बीच में और वर्क डन के बीच में, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी अपन ने आज जो रिलेशन अपन ने पढ़ा है वो है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, उसी तरह से अब अपन एक रिलेशन पढ़ेंगे वर्क डन और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें पावर के बारे में पता होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, तब हम वो रिलेशन पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में 3 बातें पढ़ेंगे, पढ़ के आइएगा। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।